का मोटिवेशनल कोड। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मानो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी, और जंग ही जीत है। हेलो दोस्तों, मैं सुरेश आपका पुनः एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि रासायनिक जो समीकरण होते हैं इसको किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। जैसे अपने पास एक समीकरण दिया हुआ है और एक समीकरण को हम कैसे संतुलित करेंगे। जैसे अपने पास ये समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण को देखो, ये क्या समीकरण है। इस समीकरण को देखो क्या लिखा हुआ है। ये समीकरण लिखा हुआ है कि Zn प्लस H2SO4 अभिक्रिया ZnSO4 प्लस H2। समीकरण को संतुलित, ये H2 है ना, ध्यान रखना। कैसे संतुलित करें रासायनिक समीकरण को, संतुलित कैसे करें। तो ये जो समीकरण लिखा हुआ है, इस समीकरण को हम संतुलित करने का सीधा और आसान तरीका है। कोई दिक्कत नहीं है, हम चटाक से कर सकते हैं। बस एक अनुमान विधि होती है जिसके हम इस रासायनिक समीकरण है इसको संतुलित कर सकते हैं, और वह विधि है अनुमान विधि। कौन सी विधि है? अनुमान विधि। कौन सी विधि है? अनुमान विधि। कौन सी विधि है? अनुमान विधि। मतलब ये पूरा कंटेंट, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाएगा अभिकारक। क्या कहलाएगा? अभिकारक। ध्यान देना, अभिकारक। ये क्या कहलाएगा? अभिकारक। और ये क्या कहलाएगा? उत्पाद। क्या कहलाएगा? उत्पाद। अब संतुलित करने का एक आसान तरीका क्या है कि यहाँ पर देखो Zn की संख्या, अभिकारक में देखो Zn की संख्या 1, H2 की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या। H2 की संख्या नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन की संख्या लिखेंगे। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी? 1 और 1 2। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। फिर वापस देखो S की संख्या। S की संख्या कितनी है? देख लो, S की संख्या कितनी है? 1। S की संख्या कितनी है? 1। फिर क्या बसा? O। फिर क्या बसा? O। और O की संख्या कितनी है? 4। इस तरह से गिनो, ये टोटल कितने हो गए? 4, 5, 6 और 7 और 8। मतलब टोटल कितने हो गए? 8। तो इधर भी 8 होने चाहिए। अगर इधर 8 हो रहे हैं तब तो ये संतुलित है, अगर 8 नहीं हो रहे हैं तो ये संतुलित नहीं है। तो देखो इधर Zn 1, S 1, O 4 और H 2, 2, 4 और 8। इसका मतलब 8। इसका मतलब ये अभिक्रिया क्या है? संतुलित है। इस तरह से हम इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं? संतुलित कर सकते हैं। देखो आगे संतुलित करने का एक आसान और एक सीधा तरीका है। सीधा तरीका क्या है? जो आगे दिया गया है, जैसे अभी अपन ने किया है ना, वैसे का वैसे किया है कि इनमें Zn की परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन के, सल्फर के और ऑक्सीजन के, इस तरह से। अगर मान लो कोई भी अगर अणुसूत्र ऐसे साथ में लिखा हुआ आ जाए, तो कोई भी अणुसूत्र जब यदि साथ में लिखा हुआ आ जाए, तो साथ में लिखे हुए अणुसूत्र में अपन क्या करेंगे? प्रत्येक जो परमाणु होता है उसको अलग अलग काउंटिंग करेंगे। हाइड्रोजन की अलग काउंटिंग करेंगे, सल्फर की अलग काउंटिंग करेंगे और ऑक्सीजन की भी अलग काउंटिंग करेंगे। अगर हॉल में आता है तो भी उनकी अलग हम काउंटिंग करेंगे। और हॉल के जो बाहर आगे उदाहरण आएंगे उसमें मैं बता दूंगा आपको। देखो आगे देखो जस्ट मैंने कहा था, जस्ट अब वही बात चली थी वहाँ पहले जो मैं अभी जस्ट चर्चा की थी, उसमें देखो यहाँ लिखा हुआ है तत्व, यहाँ लिखा हुआ है अभिकारक और परमाणुओं की संख्या लेफ्ट साइड में, और उत्पाद परमाणुओं की संख्या कहाँ लिखी हुई? राइट साइड में। तो देखो Zn की संख्या कितनी थी? 1। अभिकारक में भी 1 था और उत्पाद में भी 1 है। और हाइड्रोजन की संख्या उत्पाद में, अभिकारक में भी 2 है और उत्पाद में भी 2 है। सल्फर की संख्या दोनों के अंदर 1 1 है
और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 4 और इधर भी 4। इस तरह से आप कह सकते हो टोटल यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8। इस तरह से आपकी जो अभिक्रिया क्या है, एक तरह से क्या है, संतुलित है। समीकरण 1.3, समीकरण 1.3 जो ZnSO4 वाला समीकरण था ना, वही समीकरण जो अभी आपने संतुलित किया अभी ऊपर जस्ट में। तीर के निशाने के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अर्थात ये एक प्रकार का क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। अर्थात ये एक प्रकार का कैसा है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित, जो अभी अपन ने जितना भी प्रक्रम किया है उसको संतुलित करने का प्रक्रम क्या होता है कि सबसे पहले ऐसा कौन सा परमाणु होता है जिसको सबसे पहले संतुलित किया जाता है। तो देखो आगे अभिक्रिया आ रही है, कौन सी अभिक्रिया है, Fe है, H2O है और क्या बन रहा है, मतलब एक उदाहरण आया था कि लोहे का जंग लगना, लोहे का जंग लगना, तो ये लोहे की जंग लगने की अभिक्रिया है और वहाँ पर क्या मुक्त होती है, हाइड्रोजन। अब लोहे के जंग लगने की जो अभिक्रिया है इसको संतुलित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, संतुलित, क्या कर रहे हैं, अब संतुलित। और संतुलित करने का जो प्रक्रम होता है वो क्या रहता है, देखो संतुलित कैसे किया जाता है। तो देखो फर्स्ट चरण, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। प्रत्येक सूत्र के चारों ओर क्या बना लेना है, बॉक्स। जैसे कि ये बना दिया, जैसे ये सूत्र है तो इसके चारों ओर ये यूँ बॉक्स बना लेना है, यूँ बॉक्स, इसके चारों ओर, इसके भी चारों ओर और इसके भी चारों ओर, जैसे ये बॉक्स बना लिया। और समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। अब बॉक्स बना लिया है, बॉक्स के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। अब दूसरा क्या है, संतुलित समीकरण 1.5, संतुलित समीकरण 1.5 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाइए। अब सूची बनाने का मतलब क्या है, जैसे सूची बनाने का मतलब क्या है कि अभिकारकों के अंदर अभिकारकों की परमाणु अलग लिखना है और उत्पाद के परमाणु को अलग लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे देख लो ये अभिक्रिया है, इसके अंदर देखो Fe अलग लिख दिया, हाइड्रोजन अलग लिख दिया और ऑक्सीजन अलग लिख दिया। अब देखो अभिकारकों के अंदर परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों के अंदर परमाणुओं की संख्या। अब देखो अभिकारकों के अंदर परमाणुओं की संख्या कैसे लिखिए, तो अभिकारक मतलब ये जो पूरा पार्ट है वो क्या कहलाएगा, अभिकारक। ये पूरा पार्ट है क्या कहलाता है, अभिकारक। क्या कहलाता है, अभिकारक। क्या कहलाता है, अभिकारक। ये कहलाता है अभिकारक और ये क्या कहलाता है, उत्पाद। क्या कहलाता है, उत्पाद। अब अभिकारक के अंदर और उत्पाद के अंदर, अभिकारक और उत्पाद के अंदर दोनों के अंदर अगर मान लो Fe यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होने चाहिए, न ज़्यादा और न कम होना चाहिए। तो देखो लेकिन यहाँ पर संतुलित हो नहीं रहा है। अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, तो देखो यहाँ पर कितनी है, Fe की संख्या कितनी है, 1। यहाँ पर Fe की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1। लेकिन जब उत्पाद में आओगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कैसे, जैसे Fe है तो Fe की संख्या कितनी हो गई, यहाँ Fe की संख्या कितनी हो गई, 3। Fe की संख्या कितनी हो गई, 3। जब Fe की संख्या 3 हो गई है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2। तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 4। तो अब ये तो असंतुलित है, मतलब बैलेंस में नहीं है। मतलब उत्पादों और अभिकारक और उत्पाद के अंदर इनकी परमाणु की संख्या दोनों की बराबर नहीं है। तो अब संतुलित कैसे करना है, तो देखो आगे चरण नंबर 3। सुविधा के लिए सबसे पहले अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। सबसे पहले जिस परमाणु, कोई भी परमाणु है और उसका अधिक परमाणु है तो उसको क्या करना है, संतुलित करना है। चाहे वह अभिकारक में हो या फिर उत्पाद में, चाहे वह अभिकारक में हो या उत्पाद में। यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। अब सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व कौन सा है, कौन सा है, Fe3O4, यही है, Fe3O4 है। तो इसको चुनना है, तो चुन लिया अपन ने। इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, Fe3O4 को चुन लेते हैं और उसके ऑक्सीजन तत्वों को चुनते हैं और उसके अंदर भी ऑक्सीजन, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है, ऑक्सीजन की संख्या क्या है, ज़्यादा है। ऑक्सीजन तत्वों को चुनते हैं और दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु हैं, और जबकि बाईं ओर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु। अब देखो बाईं ओर कैसे, जैसे ये बाईं ओर है तो बाईं ओर ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, 1 ही है, H2O 1 ही है। और इधर देखोगे तो इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 4। इधर देखोगे तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 4। तो संतुलित नहीं है। तो क्या करना है, जबकि केवल 1 है
तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके अंदर सबसे पहले ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित किया जाता है, ये बात आप ध्यान में रखना। हाँ, ऑक्सीजन परमाणु प्रारंभ में ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन के साथ एक है और उत्पादों के साथ क्या, एक ऑक्सीजन एक है, इधर ऑक्सीजन 4 है प्रारंभ में। और जब संतुलित करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों के अंदर संतुलित करना अनिवार्य होता है। तो देखो क्या करना है कि इसका भी 4 से गुणा और इसका भी 4 से गुणा। अब जरूरी नहीं है कि 4 से गुणा करो, आप 2 से भी कर सकते हो अगर संतुलित हो तो। अगर 2 संभव नहीं हो तो 3 से करो, 3 से नहीं हो तो 4 से करो, लेकिन संतुलित जरूर करना है। अब याद रखना क्या है, यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रियाओं में शामिल तत्वों या यौगिकों के सूत्र नहीं बदल सकते। अब जैसे सूत्र लिख दिया, जैसे मान लो ये अपने ये सूत्र आया था, अभिक्रिया को अगर हमें संतुलित करना है तो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला अपन नहीं बदल सकते। ये Fe3O4 है तो Fe3O4 ही रहेगा, इसमें कोई किसी पर अणुओं की संख्या या घटा या बढ़ा सकते, लेकिन अणु सूत्र के अंदर अपन कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अणु सूत्र के अंदर अपन कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, नहीं बदल सकते। जबकि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 4 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जब अपन 4 से गुणा करते हैं, क्या करते हैं, 4 से गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 4 से गुणा करते हैं तो क्या होता है कि ये हो जाता है 4H2O। क्या हो जाता है, 4H2O लिख सकते हैं। और इसे लेकिन H2 और O4 नहीं लिख सकते, ऐसा अपन नहीं लिख सकते और ना ही ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि ये क्या है, गलत है। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा। जैसे गोले तो पहले कर लिए थे पहले चरण के अंदर, फिर क्या किया था अपन ने कि ऑक्सीजन परमाणु की संख्या को संतुलित किया था, 4 से गुणा किया, इसको भी 4 से गुणा, और यहाँ पर अगर 4 से गुणा करोगे तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन संतुलित नहीं है, तो अब देखो अब क्या करना है। और Fe भी संतुलित नहीं है, न ही Fe संतुलित है और न ही क्या है, हाइड्रोजन संतुलित है। तो इनको संतुलित करने के लिए क्या करोगे, इनको संतुलित करने के लिए क्या करोगे, बेसिक तरीका सीधा ये है, सीधी बात है कि जब आप इसको संतुलित करोगे तो क्या होगा, इसमें चौथा चरण क्या कहता है कि Fe तथा H हाइड्रोजन परमाणु अब संतुलित नहीं है। अब देखो ऑक्सीजन तो संतुलित कर दिया अभिकारक और उत्पाद के अंदर दोनों में, ये अभिकारकों में भी संतुलित है और उत्पाद के अंदर भी ऑक्सीजन परमाणु संतुलित है। अब ऑक्सीजन की बात तो अपने हो गई पूरी, लेकिन अब जो संतुलित नहीं है, अब नई कौन है, एक तो Fe आयरन संतुलित नहीं है और एक नई कौन है, हाइड्रोजन संतुलित नहीं है। तो क्या करना है कि इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं, किसी एक तत्व को चुन लो और आगे बढ़ लो। अब हम हाइड्रोजन को आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। अब क्या करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु को बराबर ठीक वैसे ही जैसे ऑक्सीजन का परमाणु संतुलित किया था वैसे क्या करना है, हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करना है। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर यानी कि अभिकारकों के अंदर और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को बराबर कर, दाईं और बाईं और दोनों और हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या क्या करना है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो एक सारणी दी हुई है, सारणी के अंदर क्या कहती है सारणी, हाइड्रोजन परमाणु प्रारंभ के अंदर तो ये शुरुआत में, क्योंकि अपन ने पहले ऑक्सीजन परमाणु संतुलित किया तब 4 लिखे थे। तो अब देखो अब यहाँ पर कितने हो गए, 8 कितने हो गए। अब 8 क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पर H2 है और यहाँ पर 4 लिखे तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 हो गए। तो यहाँ पर भी 8 करने जरूरी है। तो उत्पाद के अंदर क्या करेंगे, H2 संतुलित नहीं है, बिल्कुल मामला नहीं बैठ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर
क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4। तो ये हो जाएगा 4H2। क्या हो जाएगा, 4H2। जब 4H2 हो जाएगा तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। और इधर भी 8 तो है ही, ऑलरेडी 8 तो हो ही रही है ना, 8 तो हो रही है। तो यहाँ पर लिख दोगे 4, तो 2 × 4 बराबर कितने हो जाएंगे, 8। इसका मतलब हाइड्रोजन परमाणु क्या हो गया, संतुलित। इस तरह से आपने यहाँ पर भी 4 लिख दिया, पहले ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित किया तब आपने 4 यहाँ लिखा, हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित किया तो 4 यहाँ लिखा। अब बात रही Fe की, तो Fe संतुलित नहीं है, तो Fe का मामला कैसे करेंगे। ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए और तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। तीसरा तत्व कौन सा है अपने पास, Fe, जो अब तक क्या है, असंतुलित है। आप पाएंगे कि केवल लोहा केवल एक ही तत्व है जिसे संतुलित करना शेष रहा है। बिल्कुल लोहा एक ही है, तो यहाँ पर क्या करना है, लोहा एक ही है तो 3 से गुणा कर दो और इधर भी 3 से गुणा कर दो कि क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर Fe3 3 परमाणु लगाते हैं और दाईं ओर 3 परमाणु है ही, ऑलरेडी 3 परमाणु है तो दाईं ओर, तो बाईं ओर क्या करेंगे, 3 परमाणु लगा देंगे। तो भाई दाईं ओर तो 3 परमाणु है ही, तो इधर 3 परमाणु लगा दो, संतुलित हो जाएगा। अतः इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं। दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं। अब देखो परिकलन कर लेते हैं अपन, 2 मिनट लगेगी। सूत्र क्या है अपने पास, सूत्र है Fe प्लस H2O। निर्माण हो रहा है Fe3O4 प्लस H2। संतुलित किया तब यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर भी 4 आया और यहाँ पर क्या आया, 3। तो अब संतुलित कर लो, बिल्कुल आसान तरीका है। कैसे करेंगे देखो, अभिकारकों और उत्पाद दोनों की संख्याओं को बराबर कर लो। कैसे करेंगे, तो Fe की संख्या कितनी है, यहाँ 3। Fe की संख्या कितनी है, 3। और H की संख्या कितनी है, H की संख्या कितनी है, यहाँ पे 2 लिखे हुए, ये 4 मैंने यहाँ लिखे है ना, ये 4 यहाँ पर है, ध्यान रखना, ये 4 यहाँ पर है। 1 मिनट वापस लिख देता हूँ, थोड़ा जूम करके लिख देते हैं ना। समीकरण है अपने पास Fe प्लस 4H2O तीर का चिन्ह Fe3O4 प्लस H2 और यहाँ पर लिख दिया 4 और यहाँ पर लिख दिया 3। अब ये संतुलित है या नहीं है, तो इसका परिकलन अपन कैसे करेंगे। तो परिकलन करने का सीधा और आसान तरीका ध्यान रखना। कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है Fe की संख्या कितनी है, 3। यहाँ लिखा हुआ है H2, अब H लिखा हुआ है, H2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर संख्या देखनी है तो 4 का गुणा करेंगे 2 से, तो 4 × 2 बराबर कितने हो गए, 8। कितने हो गए, 8। और ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। टोटल कितने हो गए, 12 और 3 15। टोटल कितने हो गए, 15। कितने हो गए, 15। इधर कितने हैं, Fe के कितने हैं, 3। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। हाइड्रोजन के कितने हैं, 4 दूनी 8। कितने हो गए, 8। टोटल कितने हो गए, 8 और 4 12 और 3 15। अर्थात आप कह सकते हैं अभिकारक और उत्पाद दोनों के अंदर परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। बराबर होने का मतलब है ये अपना जो रासायनिक समीकरण है वो एक प्रकार से क्या है, संतुलित है। इस तरह से देखो, समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। रासायनिक समीकरण को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं,
क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके हम समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। एक बात ध्यान रखना कि अगर मान लो इस समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको संख्या को बढ़ाना है, तो आप लंबी संख्या को बढ़ाओगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी, गणना बढ़ेगी, तो गणना बढ़ने के साथ में क्या होगा, उस समीकरण को आप आसानी से संतुलित नहीं कर पाओगे। तो जब उस रासायनिक समीकरण को आप आसानी से संतुलित नहीं कर पाओगे तो आप उसको आप संतुलित नहीं कर सकते, तो जितना हो सके संख्याओं में जो इनकी जो काउंटिंग होती है, जो पूर्णांक जो संख्या होती है वो 1 या 2 या 3 4 तक ही होनी चाहिए। अगर हाँ ज़्यादा ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर संतुलित करना है, आसान तरीके से करना है, तो जो पूर्णांकों की संख्या है वो न्यूनतम से न्यूनतम हो, छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। अब देखो आगे, चौथा 7वां और अंतिम पॉइंट क्या है, भौतिक अवस्था के संकेत लिखना। जो भौतिक अवस्थाएं होती है, अब जो समीकरण तो अपन ने लिख दिया तो उसके संकेत भी तो लिखने पड़ेंगे ना कि इनकी भौतिक अवस्था क्या होती है। भौतिक अवस्थाएं 3 होती है, ध्यान रखना। भौतिक अवस्थाएं देख लो, एक मैं बता देता हूं आपको। भौतिक अवस्थाएं मुख्य रूप से 3 होती है। भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस। अगर मान लो कोई आपने समीकरण लिखा है तो उस समीकरण के अंदर के मान लो ये अवस्था दर्शानी, तो ठोस को दर्शाओगे एस से। ठोस को अगर मान लो कोई परमाणु या एक मिश्रण कोई भी अगर अभिक्रिया के अंदर भाग ले रहा है, अगर वो ठोस रूप में है तो उसको दर्शाओगे एस से। अगर मान लो वो द्रव रूप में है तो उसको दर्शाओगे एल से, मतलब लिक्विड दर्शाओगे। और अगर मान लो वो गैस के रूप में है तो उसको क्या दर्शाओगे, जी से। ये इनकी अवस्थाओं के आधार पर हम इनको देखते हैं। तो देखो, ऊपर लिखे हुए समीकरण को संतुलित तो कर दिया है आपने, लेकिन सावधानी से जांच कीजिए और क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान होता है, और इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की जब कोई जानकारी नहीं है, भौतिक अवस्थाओं की अपने को कोई जानकारी नहीं है। तो भौतिक अवस्थाएं क्या है, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्व बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अगर रासायनिक सूत्र आप लिखा है तो उसके साथ आपको उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाना जरूरी होता है। और अभिकारकों तथा उत्पादों में गैस, द्रव या जलीय या ठोस की अवस्थाओं में क्रमशः जी, एल और एक्वा का मतलब होता है, ये बोलते हैं एक्वा, और एक्वा को बोलते हैं सामान्य तौर पर शाही जल। क्या बोलते हैं, शाही जल बोलते हैं। एस में दर्शाया जाता है। और अभिकारकों, अगर मान लो कोई परमाणु है, जैसे मान लो ऑक्सीजन परमाणु है, और उसको अगर जल के अंदर दर्शाना है तो उसको हम दर्शाएंगे एक्वा के रूप में। किसके रूप में दर्शाएंगे, एक्वा के रूप में दर्शाएंगे। अभिकारक उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित हो तो एक्वा लिखते हैं। तो किसका लिखते हैं, QA, एक्वा लिखते हैं। अब संतुलित समीकरण, अब जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित समीकरण कैसे, जैसे मान लो ये संतुलित तो अपन ने पहले कर दिया था, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये समीकरण है, इस समीकरण को पहले संतुलित तो कर लिया था, लेकिन इनकी भौतिक अवस्था में दर्शानी रही थी, तो ये भौतिक अवस्थाएं दर्शा दी। जैसे ये कि H2O की भौतिक अवस्था क्या दर्शा दी, गैस दर्शाती। इसकी भौतिक अवस्था क्या दर्शा दी, एस दर्शाती। अगर मान लो यहाँ पर ये जल है तो इसको एक्वा के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्या है, जल है, मतलब इसके साथ में कोई अन्य तत्व नहीं है, अन्य धातु नहीं है, जल ही है। अगर एक्वा के रूप में लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, और गैस के रूप में लिखोगे तो वाष्प आएगी। और हमेशा ध्यान रखना कि जब लोहे पे जंग लगता है तो वहाँ पर थोड़ा जल थोड़ा ही होता है, वहाँ पर वाष्प होती है, तब जाके जंग लगता है। थोड़ी नमी और आर्द्रता होती तभी तो जंग लगता है ना। तो इसलिए इसमें क्या लिख दिया, इसने गैस अवस्था लिख दिया। अब यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दी इसने सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था, मतलब जब जो जंग लग जाता है तो छोटे छोटे में चूर्ण बन जाता है, लोहा होता है वो छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाता है, जिसको बोलते हैं जंग लगना, लोहे का जंग लगना। और ये हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है।
ध्यान दीजिए समीकरण 1.10 में H2O के साथ गैस का चिन्ह उपयोग किया गया है और ये दर्शाता है कि अभिक्रिया, ये क्या दर्शाता है, ये जो जी है ये क्या दर्शाता है, इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। जल का उपयोग है वो किस रूप में किया गया है, भाप रूप में किया गया, न कि द्रव रूप के अंदर। हम पराए रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था में शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि आवश्यक न हो। अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो भौतिक अवस्थाएं होती है उनको तब तक शामिल नहीं कर सकते जब तक उनकी आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो उनकी आवश्यकता है तो आप उनको शामिल कर सकते हो, लेकिन अगर आवश्यकता नहीं है तो उनको आप शामिल नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट संतुलित कर सकते हो। अगर पूछा है तो ही भौतिक अवस्थाओं को दर्शाना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी अभिक्रियाओं की परिस्थितियां जैसे ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है आदि को भी तीर के निशान के ऊपर भी दर्शाया जा सकता है। कभी कभी कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है कि उनके अंदर ताप को भी दर्शाना पड़ता है, तो वो दर्शाएंगे टेम्परेचर से, टी से। अगर दाब को दर्शाना है तो दर्शाएंगे एटम से। किसे दर्शाएंगे, एटम से। ये लिखेंगे, दाब को लिखेंगे, अगर ताप दर्शाना है तो ताप को लिखेंगे यूँ डेल्टा से, मतलब गर्म कर रहे हैं। और अगर एटम दर्शाना है, ये एटम ATM, अगर ATM से दर्शा रहे हो मतलब क्या दर्शा रहे हो, दाब। और अगर डेल्टा लिख रहे हो ऊपर ऐसा त्रिभुज का चिन्ह लग रहा है, अगर ऊपर लग रहा है मतलब वहाँ पर क्या लग रहा है, ताप लग रहे हैं। और उत्प्रेरक को भी उसके ऊपर ही लिखोगे। आगे अपन एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आपको ध्यान से बस वीडियो को कंटिन्यू देखना है। पहला वीडियो देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, इस तरह से कंटिन्यू और फुल वॉच करना है। पूरा वीडियो देखना है और समझना है। और अगर समझ में ना आए तो वहाँ समझ में नहीं आए तो वहाँ पर प्रश्न कमेंट बॉक्स के अंदर आपको चिपका देना है, आपको आंसर तुरंत ही मिल जाएगा। अभी आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे मान लो ये CO है और H2 के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या दर्शाया है, दाब दर्शाया है। तो ये देखो तीर के निशान के ऊपर दर्शाया है। इस तरह से ये क्लोरोफिल यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है, इसके अंदर देखो सूर्य का प्रकाश है और क्लोरोफिल मतलब ये क्लोरोफिल प्रकाश है। और क्लोरोफिल क्या है, उत्प्रेरक है, जो किसमें बदल रहा है, ग्लूकोज को। ये कार्बन डाइऑक्साइड है। और H2O जल के साथ अभिक्रिया कर और प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं, जो पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक प्रक्रिया है। अब ये पूरी रासायनिक प्रक्रिया क्या है, इसको मैं अलग वीडियो के अंदर, एक आपको अलग शॉर्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। ठीक है, इसी प्रकार से पाठ्य पुस्तक के में दिए गए समीकरण 1.2 को संतुलित कर सकते हैं। इसी प्रकार से पाठ्य पुस्तक ऊपर जो समीकरण दिया गया था उसको आप संतुलित कर सकते हैं। अगर संतुलित हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर संतुलित नहीं है तो अपन संतुलित करेंगे। फर्स्ट, ये आपके लिए सवाल है। पहला सवाल, वायु में जलाने से पहले रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये पहला सवाल आपके लिए। अगर कल तक इंतजार करता हूँ, कल के बाद इसका भी शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा आंसर सहित। इसकी भी अलग प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें ये वीडियो मिल जाएगा। वरना हो सकता है कि इस सॉल्यूशन के नीचे ही ये जो जितने भी ऊपर पढ़ाया गया इसके जस्ट नीचे ही प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये वीडियो तुरंत उपलब्ध हो जाएगा, इसके जस्ट अगले पार्ट में। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जैसे संतुलित अपन ने आगे किए वैसे संतुलित करना। और हाइड्रोजन और क्लोरीन परमाणु, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, HCl बन रहा है, इसको संतुलित करना। इस तरह से ये और इस तरह से ये नीचे वाले जो निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण क्या लिखना है कि जल में बेरियम क्लोराइड, जल के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, बेरियम सल्फेट। एक क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट का उससे अवक्षेप बन जाते हैं। इस तरह से ये अभिक्रिया लिखनी है आपको। और सोडियम हाइड्रोजन का जलीय का विलयन, जल के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन भी जल में, और सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके क्लोराइड का विलयन जल के अंदर बनाते हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन आपको अपनी रफ कॉपी के अंदर करने हैं कि आपको होमवर्क के रूप में है। ठीक है, और यदि इनके मैं उत्तर वीडियो सहित व्याख्या सहित मैं आपको अगले वीडियो के अंदर आपको पहले ये आंसर समझाऊंगा और उसके बाद आगे पढ़ूंगा। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, एक बात आप ध्यान रखना कि यदि आपने अपने इस YouTube चैनल